नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल रवि पारेख G++ भोमपुरा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो महत्वपूर्ण वीडियो कंटेक्ट सीरीज जो प्रश्न बैंक का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका दूसरा भाग लेके आए हैं। मैं समझता हूँ आपने पहला भाग अच्छी तरह से हल कर लिया होगा, जिसमें हमने 1 से 21 तक प्रश्नों को विजुअल तरीके से, ऑडियो विजुअल तरीके से समझा था। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, तो वहां से आप पहली वीडियो को पहले अवश्य देखेंगे, फिर इस दूसरी वीडियो को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 से हम आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी प्रश्नमाला 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। बड़ा प्रश्न आपके आता है 6 नंबर का, बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हर हालत में 6 नंबर पेपर के अंदर दिलाता है। 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो हमें 2 समीकरणें दी हुई है। पहले हम एक समीकरण को लेंगे, 3x + 2y = 12। तो किसी भी एक चर को पृथक करना है तो पहले मान लो हम 2y को इधर रख लिया हमने सरलता के लिए, ताकि 2 का भाग देना 3 और 2 के अंदर अगर सरल हमें देखना है तो किसको देखेंगे, 2y को। तो 2y को हमने इधर रख लिया, 12 - 3x, 3x पक्षांतरण किया तो y बराबर आ जाएगा 12 - 3x/2। अब अपनी मर्जी से हमें क्या करना होता है, x के मान रखने होते हैं। तो x का मान 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम रख सकते हैं। हम मान ऐसे रखेंगे कि पूरा भाग चला जाए, किसका, 2 का। तो हम 0 भी रख सकते थे इसमें, फिर हमने इसमें 2 रखा है। तो x बराबर 2, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, 6/2 3। इसी प्रकार x का मान फिर 3 नहीं रखा, क्योंकि 3 रखने से फिर 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी नहीं रहेगी। तो x बराबर क्या रखा हमने, 4। तो 4 रखने पे 12 - 12/2 कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार x और y के हमने 2 मान ज्ञात कर लिए। फिर हम दूसरी समीकरण लेंगे, 5x - 2y = 4। तो 5x - 2y = 4, इसमें 2y को इधर रख लिया, बराबर में 5x - 4। इसी प्रकार y बराबर क्या आ गया, 5x - 4, तो डिवाइड में आ गया। अब x बराबर 0 रखा तो 4/2 - 2 आ गया। फिर x बराबर 2 रखा तो 5 दूनी 10 - 4/2 यानी कि 3 आ गया। तो इस प्रकार हमने दूसरी सारणी भी बना ली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आलेखित करेंगे। दूसरी सारणी है अपनी 0 - 2, 2 और 3। तो पहली सारणी हमारे पास, यानी 2 बिंदु जो ज्ञात किए थे हमने, 2, 3 और 4, 0। तो इस तरह से ग्राफ के ऊपर हम अंकित कर लेंगे। 1-1 सेमी के जो खाने बने होते हैं, पैमाना मान लोगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई, क्योंकि इसमें 1/1 के वर्ग होते हैं ग्राफ के अंदर। तो पहले इधर देखेंगे हम कि x की तरफ कितना है, पहली लाइन के अंदर x की तरफ 2 तो y की तरफ 3, यानी x अक्ष में 2 चलेंगे, फिर y की तरफ 3, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,3। इसी प्रकार दूसरा इसमें क्या था, 2,3 और 0,-2 है। तो एक तो 2,3 हो गया, और एक इसमें बिंदु क्या है, 0,-2। ये दूसरी लाइन है। इसमें पहले 0 यानी x की तरफ नहीं जाना हमें, फिर y की तरफ -2। इसी प्रकार पहली लाइन को इधर आलेखित करेंगे तो 4, 0 है, यानी x का मान 4 और y का मान 0, और y का मान x का मान 0 और y का मान 6। तो ये आलेखित कर लिया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,3 के ऊपर काटती है। कहां पे काटती है, 2,3 के ऊपर। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। एक प्रश्न के अंदर और बात पूछी है कि दोनों रेखाएं y अक्ष को कहां पे काटती है। तो y अक्ष को कहां पे काटती है, ये देखो 0 और 6 पे काटती है एक रेखा, तो एक काटती है 0 और -2 के ऊपर। तो ये भी हम इसमें अलग से लिख देंगे नीचे। अगला प्रश्न देखिए 23वां,
दिया गया समीकरण युग्म ये है, तो इसको हल करना है। तो उसी तरीके से बिल्कुल आसान सा समीकरण है, x + 3y = 6, तो सीधा x का पक्षांतरण कर लेंगे, x = 6 - 3y। y के मान रखे हमने, तो x के मान प्राप्त हो गए। तो इसमें 3 वैल्यू प्राप्त की हुई है, कोई आवश्यकता नहीं है, आप 2 वैल्यू प्राप्त कर लोगे तो भी पर्याप्त है। जैसे 6 0 और 0 2 प्राप्त कर लिया, इससे भी हम प्राप्त करने के बाद रेखा खींच सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से 2x = 12 + 3y है, तो यहाँ से x = 12 + 3y बटे 2 प्राप्त हो गया हमें। y = 0 रखेंगे तो 6 आ गया, y = -2 रखा, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी मान रख सकते हो। तो इस प्रकार जैसे यहाँ -2 रखा है, तो ये y का मान -4 आ गया। तो ये 3 मान इसमें ज्ञात किए हुए हैं, 2 मान ज्ञात करके भी आप बना सकते हो आसानी से। अच्छी तरह से आप देख सकते हो इसको, और आप मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे आप आराम से हल कर सकते हो इसको। फिर हम दोनों रेखाओं को इस तरह से ड्रा कर देंगे, खींच देंगे, और आपको 6,0 उत्तर प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान 6 और y का मान 0। अंत में देखो ये 6 नंबर का प्रश्न आता है, इसमें कई बार 1 नंबर अलग से पूछता है, इस तरह से आपको समीकरण दे देता है। जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ था कि a का मान ज्ञात कीजिए, 4x + 3y = a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो हमने x और y के मान निकाल लिए, उनको इस समीकरण के अंदर यहाँ पर हम रख देंगे। x का मान 6 और y का मान 0, तो रखते ही हमारे पास a का मान आ गया इसमें 24। प्रश्न नंबर 24 जो कि आपकी 5वीं प्रश्नमाला में से है, समांतर श्रेणी। आपको पता है भी इस बार केवल अन्वा पद ज्ञात करना ही आपके सिलेबस के अंदर है, अन पदों का योग हटा दिया गया है। तो अन्वे पद से संबंधित ही आपके इसमें प्रश्न है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप हमारी जो समांतर श्रेणी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि अगर हमें पद मानने हैं तो हम किस प्रकार मानेंगे। तो 4 पद अगर मानने हैं तो हमें इस प्रकार मानेंगे, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। तो क्योंकि इनको जोड़ने पर एक टर्म हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार के हम पद मानते हैं। तो जैसे इनको जोड़ेंगे, 4 पद लिए, इसने दिया हुआ कि संख्याओं का योग 50 है, तो बराबर 50 रखा, a का मान हमें डायरेक्ट पता लग गया, 4a = 50, यानी a का मान कितना आ गया 50/4। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 504 और 252 दिख रहे हैं आपको, ये क्या है 50/4 है। तो 50 में 4 का भाग देने पे क्या प्राप्त हो गया हमें 12.5 प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में और क्या दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो सबसे बड़ी संख्या a + 3d 4 गुणी है किसकी, a - 3d की। तो हल किया इसको, क्या आ गया हमारे पास, कॉमन लेने पे 3 कॉमन लेने, a - 5d = 0, a - 5d = 0। तो यहाँ पे a का मान रख देंगे हम, a का मान हमने ज्ञात कर रखा है 12.5, तो a का मान यहाँ पे हम रखेंगे 12.5। तो हमारे पास d का मान प्राप्त हो जाएगा 2.5। ये आपको यहाँ कैलकुलेशन सही नहीं दिखाई देगी, इसमें आप यहाँ रख के देखोगे, a का मान रखोगे 12.5, तो रखोगे तो 12.5 बराबर आ गया आपके पास कितना 5d। तो d बराबर अगर ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5। तो अब हमारे पास चारों संख्याएं है ही, a - 3d यानी 12.5 - 3 × 2.5, d का मान 2.5 है, तो 12.5 में 7.5 गया 5। इसी प्रकार a - d कितना आ गया 10, 12.5 में से 2.5 घटाओगे 10। तो अब हमें पता लग गया कि श्रेणी का पहला पद 5 है और सर्वांतर 10 है, तो 5, 10, 15 और 20, ये इस श्रेणी के क्या बन गए 4 पद बन गए। किसी समांतर श्रेणी में तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो समांतर श्रेणी में कौन सा पद का इसने
तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, यानी कि पहला पद a हो ही गया और 2 पद और हो गए, तो तीसरा पद हो गया कौन सा, a प्लस 2d। बाकी हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है nवें पद का सूत्र। तो पदों की संख्या एक कम लिखी जाती है, a प्लस 2d बराबर 4। 9वां पद a प्लस 8d कितना है, -8। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, a में से a कैंसिल हो गया, 2 में से 8 माइनस के 6d और बराबर में 12 प्लस के हो गए, ये क्योंकि -8 था। तो d प्राप्त हो गया हमें -2। सार्वंतर कितना हो गया, -2 प्राप्त। पहली समीकरण में रख देंगे d का मान, -2 आप यहाँ पे रखोगे तो -4, ये बन गया a का मान 4 + 4, a बराबर 4 + 4 आ जाएगा 8। कुछ इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, देखो a बराबर का निशान आएगा यहाँ पर, 4 + 4 बराबर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे विद्यार्थी। अब इसने कहा कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य होगा, हम ये मान के चलेंगे। तो an बराबर 0, यानी पहले से बराबर 0 लेके चलेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। a का और d का मान हमने निकाल लिया है, तो a और d के मान यहाँ पे रख देंगे, हल करेंगे, n का मान आ जाएगा हमारे पास 5। 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। थोड़ा अंत में आप लिख देंगे कि श्रेणी का nवां पद बराबर, यानी 5वां पद बराबर 0। प्रश्न नंबर 26, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सीधा nवें पद का आप सूत्र लगाओगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे पहले देखो a हमें दिखाई दे रहा है 2, d का मान क्या दिखाई दे रहा है 7 - 2, दूसरे में से पहला पद घटाना, n 10। फॉर्मूले में मान पुट करोगे तो an का मान कितना आ जाएगा, 47। ए से बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किमी प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नल पार करते हुए बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है, तो अन्य दिन भरी यातायात के कारण निम्नानुसार उसको रुकना पड़ता है, 1 मिनट, 2 मिनट क्रम से 10 मिनट तक। तो हमें पता लग गया अभी 1 से लेकर ये 10 तक क्या है, समांतर श्रेणी हो गई ये। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह 10 मिनट तक होगी। तो समांतर श्रेणी के लिए पद क्या हो गया अभी, ये 10 पद बन गए। इसमें 1, 2, 3 कहाँ तक, 10 तक। पहला पद 1, सार्वंतर भी कितना 1, n कितना 10। तो ये पदों का योग कितना आ जाएगा, Sn बराबर 55 मिनट। तो उसको 55 मिनट अन्य दिनों की अपेक्षा अतिरिक्त लग रहे हैं, लेकिन ये मॉडल पेपर में दे दिया गया है प्रश्न आपको, लेकिन ये पेपर के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए 27वें प्रश्न को हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर योगफल के सूत्र का प्रयोग हुआ है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। 28वां प्रश्न देखेंगे हम। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। y अक्ष तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों को भी ज्ञात कीजिए। ये आपकी प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है 4.1 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी है। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण को ले लेंगे, 4x - 5y बराबर 20। तो पक्षांतरण करेंगे, 4x बराबर हो गया 20 + 5y, x बराबर आ गया 20 + 5y बटे 4। तो y बराबर हमने क्या रखा, 0 रखा। तो x का मान क्या आ गया, y बराबर जैसे ही 0 रखा, x का मान आ गया 5। अब y बराबर क्या रखा, -4। -4 रख दिया ताकि आसानी से 0 ही प्राप्त हो गया हमें। 5 चौके 20, 20 में से 20 गए 0, 0 बटे 4 0। इसी प्रकार एक मान और रख रखा है, जरूरत नहीं है आप 2 मान रखोगे पर्याप्त है। फिर आप दूसरी समीकरण लेंगे, 3x + 5y बराबर 15। तो 3x बराबर 15 - 5y हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 - 5y डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में चीज़ है डिवाइड में आती है। अब y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ गया, 5। अब हम ऐसा ही मान रख देंगे कि x का मान 0 आ जाए। तो 3 रख दिया हमने, 5 दिए 15 - 15 बराबर 0, 0 बटे 3 0। 2 मान रख दिए और 2 ही आप मानों से सारणी बना लोगे
और फिर आप क्या करोगे, इस तरह से ग्राफ बना दोगे। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, 0,5 के ऊपर काटते हैं। तो ये x बराबर 0 और y बराबर 5 समीकरण के क्या हो गए, हल हो गए। साथ में इसने निरूपित त्रिभुज के शीर्ष पूछे हैं। किस त्रिभुज के शीर्ष, देखो प्रश्न को अच्छी तरह से एक बार पुनः पढ़ते हैं हम लास्ट में। y अक्ष तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो y अक्ष कौन सा है, ये आपको y अक्ष दिखाई दे रहा है। तो कौन सा अक्ष, ये y अक्ष। तो ये पूरा y अक्ष हो गया। इस तो ये त्रिभुज हमें दिखाई दे रही है। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो गए, 0, 3, ये 0,5, 5,0, x बराबर 5 और y बराबर 0 समीकरण के हल हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, पहले x का पॉइंट है, यहाँ पे y का मान 0 है, और ये 0,-4, यानी यहाँ पे x 0 और y -4। तो ये 3 इसमें क्या हो गए, शीर्ष हो गए। प्रश्न नंबर 29, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए। गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले तो इसको देखो समीकरण के रूप में हम व्यक्त करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में। तो इधर लघुत्तम ले लेंगे दोनों का, x-2 और x-1 दोनों ही लघुत्तम में आ गए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फिर लघुत्तम लेने के बाद हल करने का तरीका हमें पता ही है, हर का इसमें भाग देते हैं, जो बचे उसका ऊपर गुणा। इसी प्रकार इस हर का इसमें भाग देंगे, जो बचे उसका ऊपर गुणा। ऐसे करके ये बन गया हमारे पास 3x-5 बटे ये बराबर ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। 3x² - 13x + 12। अब हमें देखना होता है कि इन दोनों का गुणा 12 × 36 है। तो इस 13 के ऐसे दो भाग करने हैं, तो 9 + 4 यानी -9x - 4x हो गए। कॉमन ले लिया 3x, तो x -3 -4 कॉमन आया तो x -3। तो ये दो हमारे पास गुणनखंड बन गई, x बराबर 3, और जब ये बराबर 0 तो x बराबर 4/3। तो ये दो मान हमारे पास आ गए x के। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो हमें देखनी है 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों की पहली संख्या होती है 12, फिर 15, फिर 18। देखो 2 अंकों की पहली संख्या तो क्या होती है, 10 होती है, लेकिन हमें कौन सी संख्या देखनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य पहली संख्या क्या है हमारे पास, 12, और अंतिम संख्या जो 3 से विभाज्य है वो होती है 99। तो अब इस श्रेणी के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्याएं। a का मान है 12, d का मान है 3, n बराबर an में क्या पूछा है इसने, देखो an तो दिया हुआ है हमें, an कितना दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है। तो n का मान यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, n हमें ज्ञात करना है। तो an बराबर a + n - 1 × d। तो an 99 है बराबर a प्लस यानी 12 + n - 1 × d कितना है, 3 है। तो इस प्रकार हल करेंगे हम। n का मान कितना आ गया हमारे पास, 30। तो ये यहाँ बाई मिस्टेक लिखा हुआ है n का मान हम ज्ञात करना है हमें। देखो अंतिम पद है ही, a भी है, सर्वांतर भी है। तो इसमें 4 चीजें होती है फॉर्मूले के अंदर। तो इसमें n है वो अननोन है, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। बाकी सब का मान रखा और n का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 30। पीयूसी का पूरा नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, जो आपको कोई भी विषय के अंदर ये आ सकता है। पेपर के अंदर इसको मिलना ही मिलना है, चाहिए आपको गणित में मिल जाए, चाहिए आपको विज्ञान में मिल जाए, चाहिए आपको ये सामाजिक के अंदर मिल जाए, या इंग्लिश के अंदर, किसी भी विषय के अंदर। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आगे आप लगा दोगे, इसमें प्रमाण पत्र होता है हिंदी के अंदर, इसलिए ये सर्टिफिकेट भी आपको आगे लगाना है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। प्रश्न नंबर 32, ये आपके वैदिक गणित से प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। 842 को 858 से गुणा करना है, तो सरलता से गुणनफल के लिए श्रेष्ठ सूत्र कौन सा है। तो इसके लिए देखो अंतिम
पद देख सकते हैं हम 42, 8 और 2 10, और सीधा ही देखो आप 42 + 58 यानी 100। तो जब यहाँ पीछे 0 0 इस तरह बनते हो तो हम एकाधिकरण पूर्वण विधि का इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन क्योंकि इसको एकाधिकरण पूर्वण से हल करेंगे, देखो इस प्रकार एकाधिकरण पूर्वण यानी 8 × 9, जो निचली अंक है उनको सीधा एक अधिक करते हैं 8 × 9, और शेष जो जिनका 100 योग हो रहा है या 10 योग हो रहा है उनको गुणा करते हैं, तो 42 × 58। तो जब 42 को 58 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, उद्र्क तिर्यक लगाएंगे। तो इस प्रकार ये दोनों ही विधियां इसमें प्रयोग में ली जाती है। तो ये द इसका ऑप्शन सही होगा। सूत्र एकाधिकरण पूर्वण द्वारा 35 का वर्ग, तो 3 × 4 यानी 3 गुना उसका एकाधिक 4, 5 का वर्ग 25। तो 3 × 4 5 × 5, ये कौन सा हो गया इसमें, स ऑप्शन। 34 नंबर देखेंगे, सूत्र निखिल विधि द्वारा 17 का वर्ग क्या होता है। तो संख्या प्लस विचलन, 17 + 7 हो गया, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ब। 35 देखेंगे, द्वंद्व योग बताना है किसका, 234 का। तो 234 का द्वंद्व योग क्या होगा, 2 × 2 × 4, 2 × 2 × 4 यानी मध्य संख्या का वर्ग, और प्लस में क्या गया 3 का स्क्वायर, किसका, 234 का द्वंद्व योग। तो देखो क्या होगा, 2 × 2 × 4 यानी 2 गुणा में पहली गुणा में तीसरी, पहली और तीसरी 2 × 4 हो गया ये, और साथ में 2 2 गुणा पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या, ये आ गई ना, प्लस में बीच वाली संख्या का वर्ग। ये गुणा का निशान लगा रखा है, यहाँ पे गलत है, प्लस होता है बीच में, ये देखो ब ऑप्शन के अंदर है प्लस का निशान। तो 2 × 2 × 4 + 3 का स्क्वायर। सूत्र निखिली में आधार विधि द्वारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र। तो निखिली में आधार विधि के द्वारा घनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। तो इसमें आपकी स ऑप्शन है, ये आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके बाद वैदिक गणित से अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, द्वंद्व योग विधि द्वारा 38 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 38 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 3 का वर्ग पहली संख्या का वर्ग, और इस खंड में तीसरे खंड में 8 का द्वंद्व, यानी एक संख्या का द्वंद्व करना है हमें, तो 8 का वर्ग, बीच में 2 संख्याओं का द्वंद्व इसका 3 का और 8 का, यानी 2 × 3 × 8, 2 गुणा में दोनों संख्याएं, तो 2 × 3 × 8, तो ये हो गया 64, 48 और 9। अब ये 4 का 4, फिर 4 का 4, एक खंड में एक ही अंक लेना है, 5 और 9 14, 14 से 44। सूत्र निखिल विधि द्वारा 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 32 का वर्ग निखिल विधि के द्वारा ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखो उपाधार मानना पड़ेगा हमें, तो उपाधार क्या हो जाएगा इसका 30, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 10 × 3 30 होता है, और विचलन 32 में से 30 जाएंगे तो 2। तो क्या होता है, संख्या प्लस विचलन का वर्ग ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे गुणा में क्या लगता है उपाधार अंक। तो ये हो गया 32 + 2 34, संख्या प्लस विचलन, ये ऊपर स्क्वायर नहीं होता इसमें, देखो संख्या प्लस विचलन ही होगा, 3 × 34 हो गया ओब्लिक में 4, तो ये 102 और 4 यानी 1024। उपाधार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये 2 यहाँ पे बाई मिस्टेक लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। सूत्र निखिल विधि द्वारा 107 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 107 का वर्ग ज्ञात करेंगे, तो क्योंकि 100 के नजदीक है तो आधार इसका 100 ही हो गया, विचलन कितना हो गया 7, तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो 107 + 7 कितना 114, और ओब्लिक में 49, क्योंकि इसमें 100 आधार है इसलिए इस खंड में 2 ही अंक आने हैं, तो 49 इसे कैसे आ जाएगा। वैदिक विधि के द्वारा 2116 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि भाग विधि है उसको वैदिक विधि के अंदर ही सम्मिलित किया गया है, तो आप एक अलग विधि भी है वो भी कर सकते हो, नहीं तो भाग विधि के द्वारा ही
जो साधारण विधि आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो उस भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, तो उसको वैदिक विधि में सम्मिलित किया गया है। तो 2116 का आप दो दो के जोड़े बनाओगे, 4 चौके 16, ये 16 आ गया, 5 ऊपर से 16 उतारेंगे। अब ये 4 और 4 8, क्या लगाएं, 6 लगाएंगे, तो 86 गुणा 6 516, 46 इसका आंसर आ गया। सूत्र निकली विधि द्वारा 13 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये घनमूल नहीं ज्ञात किया हुआ है, 13 का घनफल ज्ञात किया हुआ है, मिस्टेक से लिखा है, घनफल ज्ञात करना है इसके अंदर। तो घनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब। तो संख्या यहाँ पे 13 है, 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 3, ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 का स्क्वायर और 3 की क्यूब। तो प्रत्येक खंड में एक एक अंक लेना है हमें, 7 का 7, 2 और 7 आ जाएगा 9, और फिर 2 और 9 11 का 1, 1 और 1 2, 21। प्रश्न नंबर 42, सूत्र निखिलिम का प्रयोग करते हुए भाग करना है। तो निखिलिम विधि से भाग सबसे आसान भाग होते हैं। तो एक तो इसमें मुख्य चीज आपको ध्यान रखनी है कि खंडों में जो 3 खंड बनेंगे उनमें किस प्रकार आपके अंक आएंगे। तो चूंकि इसके अंदर आधार आपको देखना है कि कितना मानेंगे, तो 889 है, यानी आधार क्या हो गया, 1000 हो गया, इसका 1000 के नजदीक है ये। तो 1000 यदि आधार हो गया आपके पास, तो निखिलिम विधि में जब भी हम भाग करते हैं तो विचलन नहीं ज्ञात करते, भाग के अंदर हमें पूरक संख्या ज्ञात करनी होती है। तो पूरक संख्या कैसे निकलेगी, आधार में से संख्या को घटाने पर। तो 1000 में से 889 घटाओगे तो आपके पास आएंगे 111, ये माइनस 111 लिखा हुआ है, इसमें 111 ही आएगा आपके पास। 1000 में से 889 घटाएंगे, तो चूंकि 1000 आधार है, तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर कितने खंड, पहले खंड में, इस खंड में कितने आएंगे, 034 जिसमें लिखे हैं, 3 अंक आ गए, बाकी जो बच गए वो इस बीच वाले खंड में आ गए, और ये पहले खंड के अंदर आपको भाजक, ये क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। तो 889 था, तो पूरक संख्या इसकी 111 हो गई। अब क्या करना होता है, पहले अक्षर को वैसे के वैसे एक नीचे लिख देंगे, फिर 111 का 1 तक पढ़ा पड़ेंगे, तो 111, एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है आपको, 1 और 1 कितने हो गए 2, अब 2 तक पढ़ा पड़ेंगे तो 222, फिर इसको जोड़ा तो कितना 4, अब 4 तक पढ़ा पड़ेंगे तो 444, जोड़ा ये 798 आ गया, ये 124, तो ये भागफल और ये शेषफल। आज के इस वीडियो के अंदर हम इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 21 प्रश्नों का अध्ययन हमने और इस वीडियो के अंदर किया है। आगे के प्रश्नों का अध्ययन, जो वैदिक गणित के भी कुछ बचे हैं और बाकी के जो आगे की प्रश्नमालाएं हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी एंड माई चैनल, and like, subscribe and share with friends and use